सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जरूर से जुड़ें। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स जो आज के पब्लिश हुए हैं। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, हाइड्रोग्राफी, इंडियन मालदीव्स, सुनामी एंड इंडिया में गाइडलाइंस एंड फ्री मूवमेंट जोन, और फिर आखिरी में मैं आपको जो मेंस क्वेश्चन है दैट आई विल प्रोवाइड यू। ये टॉपिक ग्लोबल या न्यूक्लियर ऑर्डर इंटरनेशनल रिलेशन का है, ये भी आईआर का टॉपिक है। और अभी जापान के अंदर जो मतलब कुछ जगह सुनामी देखने को मिली है, प्लस अर्थक्वेक तो बहुत बड़ा आया ही है। तो अर्थक्वेक के बारे में सारा जितना भी एक्सप्लेनेशन है दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सुनामी। तो इंडियन कंटेक्स्ट में सुनामी को डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन एंड एवरीथिंग यस्टरडे वी हैव डिस्कस। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में टॉपिक आपका आ जाएगा, ज्योग्राफी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फ्री मूवमेंट जोन के ऊपर डिस्कस करेंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट एक टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 का बनता है। तो सो ऑल दिस टॉपिक्स वी विल डिस्कस। आज का क्वेश्चन आप देख लो, इंडियन ओशन इज प्रोन टू सुनामी बट लेस सीवियर देन पैसिफिक ओशन। 10 नंबर में एक्सप्लेन करना है। कोई क्वेरी है आप इस नंबर पे रीच कर सकते हैं, बट सिर्फ मैसेज ही आपको करना है, बिकॉज प्रेजेंटली आई एम ट्रैवलिंग और वो जो प्रोटेस्ट है आज तो न्यूज़पेपर में आया है कि वो ख़त्म हुआ है। सो लेट्स, अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो आई विल रीच टू स्टूडियो, क्योंकि काफ़ी दूर हूँ फ्रॉम माई स्टूडियो। ट्रैवलिंग में 1-2 दिन का समय लग जाएगा, बट स्टिल जैसा मैंने आपको कहा कि सेशन में कोई ब्रेक नहीं आएगा, चाहे प्रोटेस्ट हो चाहे कुछ भी हो। उसमें अगर बस इंटरनेट हल्का फुल्का मिल जाए, तो इंटरनेट अगर मिलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। इंटरनेट ऑल दो थोड़ी कम स्पीड का है तो अपलोड करने में टाइम लग जाता है, लेकिन ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। अगेन यू कैन विजिट saurabpandeyupsc.com पे जाना है, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है। मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर से जुड़ना है, 20% ऑफ चल रहा है इसमें। एग्रीकल्चर ऑप्शनल अपना 5 तारीख से शुरू हो रहा है एंड यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स का 50% ऑफ इसमें। अब इसका ख़त्म हो गया है, बट आई विल ट्राई कि आई विल जस्ट सी कि ये ऑफ़र एक्सटेंड किया जाए। तो ये सारे ऑफर्स हैं, इसका हिस्सा बनना है। 12th टेस्ट एडवांस करंट अफेयर का जो आपका 12th टेस्ट है, वो 12th टेस्ट आपका शेड्यूल्ड है इस संडे को 9 बजे। 11 टेस्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये है टोटल आपके 50 टेस्ट हैं। 11 आउट ऑफ 50 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। अब क्या होगा कि वीक में 2-2 टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वी हैव टू कवर 50 टेस्ट। एग्ज़ाम से पहले 50 टेस्ट हो जाएंगे, और जो पीडीएफ आपको मिलेगा टेस्ट का जो रहेगा अवेलेबल रहेगा, उसको आपको रिवाइज़ करना है। एक साथ सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आप लोग रिवाइज़ जो है करते रहना है। शुरू करते हैं। ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इज़ अंडर स्ट्रेन। अब यहाँ पे हम लोग कुछ आर्गूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। देखो, न्यूक्लियर जो एनर्जी है, ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी, देखो न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज़ है न्यूक्लियर एनर्जी का, वो अलग तरीके से है। जैसे मान लो उसका एक सिविलियन यूज़ भी है। सिविलियन यूज़ का मतलब हो गया कि उसके माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसका मिलिट्री यूज़ भी है। मिलिट्री यूज़ में क्या है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के भी काम लिया जा सकता है। तो दोनों कंसिड्रेशन, जैसे ये तो इम्पॉर्टेंट है, बट अगर मान लो यूरेनियम है, यूरेनियम जो कि फ्यूल का यूज़ होता है, उसका अगर आपने एनरिचमेंट मोर देन 90% कर दिया, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन हाईली डिस्ट्रक्टिव वेपन है, और इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे कई प्रयास किए गए हैं। जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई, NPT जिसे कहते हैं, इंडिया ने इसको साइन ऑल दो नहीं किया। और भी कई सारी ट्रीटी आई। कोल्ड वॉर के बाद से 2 मेजर पावर्स आए। जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से 2 मेजर पावर आए, USA और USSR। इनके बीच में कंपटीशन चलता रहा, कोल्ड वॉर की स्थिति बनी रही। दोनों अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करते रहे, उसको शार्पन करते रहे, बढ़ाते गए। ऑल्दो दूसरे देश ना डेवलप करें, या है ना, तो इसके लिए डिसआर्मामेंट पे फोकस जो है ज़रूर से किया गया, कि जो न्यूक्लियर वेपन है उनको, उनका जो उपयोग है उसको रिड्यूस किया जाए, या आप उपयोग तो नहीं, मतलब वी कैन से कि उसका प्रोडक्शन स्टॉक पाइलिंग जो है वो रिड्यूस किया जाए। तो कई ऐसी प्रयास किए गए, लेकिन देश जो भी उनके बीच का कन्फ्लिक्ट रहता था, इस वजह से कोई एग्री या डिसएग्री नहीं होते थे। तो यहाँ पे जब आपका विश्व बाईपोलर था वर्ल्ड वॉर के बाद से, फिर जब एक बार जब USSR का डिसमेंटलमेंट हो गया, तो विश्व यूनिपोलर की तरफ चला गया। यूनिपोलर का मतलब एक ही पोल ऑफ पावर, जो कि USA था। फिर अब 21वीं सदी की स्टार्टिंग से अगर देखें तो विश्व जो है वो मल्टीपोलर है, और इस मल्टीपोलर के वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर देश अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता है, और स्ट्रांग बनाने के लिए वो न्यूक्लियर वेपन भी ज़्यादा से ज़्यादा
एक्वायर करना चाहता है। जैसे आप कई भी देश देखोगे तो वो न्यूक्लियर वेपन भी ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्वायर करके और जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, और दूसरा उनसे डरे, जो डेटरेंस है वो मेंटेन रहे, ऐसा उसको करने का इच्छा रहती है। तो ये शब्द आप याद रखना, दैट इज़ ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर मतलब जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं उस बेसिस में जो ग्लोबल ऑर्डर, विश्व का जो ऑर्डर वो डिफाइन हो रहा है। सो ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है ये इट वाज क्रिएटेड, कब क्रिएट हुआ? कोल्ड वॉर के समय यूएसए और यूएसएसआर दो मेजर पावर्स थे, धीरे धीरे इनके अंदर कंपटीशन भी स्टार्ट हो गया। बट एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब अगर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, ये बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन, तो दोनों एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। उन्हें पता है एक ने इस्तेमाल किया तो दूसरे का नुकसान होगा। 1962 का जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। इवन क्योंकि यूएसएसआर के द्वारा एकदम मिसाइल क्यूबा यहाँ पे लगा दी गई थी, और यूएसए ने फिर कहा भी था कि कैन यूज़ द न्यूक्लियर वेपन अगर इस चीज़ को हटाया ना गया। तो इसका मैंने एक टाइमलाइन आप लोग को दे दिया है, ये पीडीएफ से आप लोग रीड कर लेना इफ़ यू वांट टू स्टडी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को रीड कर लेना। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कैसे हुई थी और क्या इसका डेवलपमेंट आपका हुआ था, तो आप चाहो तो इसको रीड कर लेना। ये मैंने ऐड कर दिया है एक स्लाइड, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आप लोग को ये चीज़ कवर करनी है, ठीक है? तो ये आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। फर्स्ट देखा जाए तो एक तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लाइक एज टू न्यूक्लियर सुपर पावर दे नीडेड बायलैटरल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट टेंशन फ्रॉम एस्केलेटिंग टू द न्यूक्लियर लेवल। तो ये बेसिकली बात हो रही है यूएसए और यूएसएसआर की। तो पहले जो एक न्यूक्लियर ऑर्डर था, क्योंकि पावर आपके पास जो पावर थी, दो मेजर पावर्स थी, यूएसए यूएसएसआर, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन था। तो कुछ ना कुछ उनको एक मैकेनिज़्म डेवलप करना कि कभी ऐसी स्थिति ना आ जाए कि उन्हें दोनों को न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना पड़ जाए। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अगर दोनों करना पड़ जाए तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। तो एक पॉइंट क्रिएट करना कि कोई भी स्थिति अगर न्यूक्लियर लेवल तक पहुंचती है तो उसको कैसे एस्केलेट किया जा सकता है। फिर है जो न्यूक्लियर वेपन्स डेंजरस हैं, देयरफॉर दे स्प्रेड शुड बी कर्ब्ड, बिकॉज अब किसी के हाथ पे भी न्यूक्लियर, मान लो कोई आजकल देश है ना, अब ऐसे देश हैं अनस्टेबल, पॉलिटिकली अनस्टेबल भी हैं, और वहाँ पे कई जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो वहाँ उन देशों पे अपने प्रेजेंस को बढ़ाते चले जा रहे हैं उस रीजन के अंदर। जैसे अफ्रीकन देशों को देखा जाए, पाकिस्तान जैसे कुछ देश हैं, अगर मान लो यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती और कुछ ऐसे तत्व जो हैं वो पावर में आ जाए जो कि न्यूक्लियर वेपन को बहुत गलत इस्तेमाल कर सकता है, और अगर मान लो कोई लीडर ऐसे आ जाएं जो चाहते हैं कि अपना जो डोमिनेंस है उसको सेटअप करना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी। मतलब फिर वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है न्यूक्लियर वेपन की हम बात करते हैं। तीसरा जो एलिमेंट आता है ये क्या है, दैट इज़ द थर्ड एलिमेंट, जो कि ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1975। अब इसमें देखो कई ट्रीटीज़ है, जैसे मान लो कुछ कट ऑफ डेट रखी गई, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT जिसे हम कहते हैं। अब उसमें ये कहा गया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन था, बोले आप रख लो, बाकी नए न्यूक्लियर वेपन नहीं बनेंगे। अब इस चीज़ पे देखो कोई एग्री करेगा, कोई नहीं एग्री करेगा। कोई कहेगा कि यार मेरी जो लड़ाई है इस देश के साथ, इसके पास न्यूक्लियर, जैसे इंडिया का चाइना के साथ है, अगर मान लो चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन, तो इंडिया भी एग्री नहीं करेगा कि हम क्यों न्यूक्लियर वेपन ना ले, हमें भी तो अपने आप को बचाना है, अदरवाइज हमें नुकसान होगा। सो इंडिया ने फिर NPT साइन भी नहीं किया और 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट भी कर दिया, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी किया। बट इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल पावर के रूप में उसने बिहेव किया, मतलब कभी भी न्यूक्लियर जो वेपन है उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया है। तो इसे वो उसका मानना है कि उसके दोनों तरफ दुश्मन देश हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ आपका वीकेंड से एक तरफ रशिया है, दोनों उसके एक बोथ वीकेंड से कि दोनों के दोनों जो देश हैं वो काफ़ी हद तक एनिमी कंट्रीज़ हैं और न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास भी है। तो इंडिया ऐसा कुछ नहीं कर सकता है कि मतलब कि वो ऐसे वेपन्स को ना रखे, बिकॉज अगर उसके पास नहीं होगा तो उसे काफ़ी अधिक स्ट्रेटजिकल सेंस में लॉस हो सकता है। विश्व अभी बाइपोलर नहीं है, मतलब आजकल ये स्थिति नहीं है कि सिर्फ एक दो ही पोल्स ऑफ पावर हैं, जैसे पहले यूएसए और यूएसएसआर था। आज की स्थिति देखोगे तो आपके पास एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ चाइना बात करते हैं, बट चाइना की भी इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे चैलेंजेस चाइना को भी फेस करने पड़ रहे हैं। सो विश्व एक जो नए उस तरफ जा रहा है वो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ। डिफरेंट जो पोल्स ऑफ पावर हैं वो डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर
आपके मौजूद जो है देखने को मिलता है। पहले जैसे मान लो बाइपोलर वर्ल्ड की हम बात करते तो यूएसए यूएसएसआर थे, आज समय चाइना यूएसए की बात करें, बट इकोनॉमिक सेंस में काफ़ी ज़्यादा ये लोग एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। सो चाइना इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो आगे भी बढ़ रहा है दो, और यूएसए चाइना को अपना राइवल भी मानता है। और चाइना का एम क्या है कि वो अपने आप को इकोनॉमिक सेंस में जो डोमिनेंस है वो उसको बढ़ाए, साथ में अपना जो मिलिट्री सेंस में डोमिनेंस है उसको भी चाइना बढ़ाना चाहता है। तो ये एक चाइना का एम्बिशन है। तो विश्व का जो न्यूक्लियर ऑर्डर है, जैसे मान लो चाइना के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो ऐसा यूएस भी हमला नहीं कर देगा, और नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो नॉर्थ कोरिया पे यूएसए हमला नहीं कर देगा। तो ये एक विश्व का एक ऑर्डर जो बन रहा है, वो ऑर्डर बन रहा है बेस्ड ऑन किसके पास कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन। तो एक टर्म भी यूज़ होता है एटम फॉर पीस, ऐसी कुछ स्थिति आपकी बन रही है। किसको अगर दोनों के पास है तो हमले होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि पता है कि अगर जो हमला करेगा उसको भी पता है कि अगर हमला किया तो हमें भी नुकसान काफ़ी जो है वो फेस करना पड़ सकता है। सो चेंजिंग जो जियोपॉलिटिक्स है, जो भी बदलाव हो रहा है उसकी वजह से यूएस और रशिया की अगर हम बात करें, यूएस और रशिया जो भी ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स में बदलाव है, तो यूएस और जो रशिया है, अगर ख़ास तौर से देखा जाए तो उस स्थिति में भी जो जियोपॉलिटिक्स में बदलाव है उस स्थिति में भी जो, क्योंकि देखो ये इन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए थे जब कोल्ड वॉर की स्थिति थी। तो दो मेजर पावर जो थे यूएसएसआर, जो आज के समय में रशिया जिसे हम बोलते हैं, तो कोल्ड वॉर की स्थिति में इन्होंने काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन किए थे, और उस एग्रीमेंट में ये था कि कई प्रकार के जो भी वेपन्स हैं, जैसे सॉल्ट ट्रीटी, स्टार्ट ट्रीटी, ऐसे ट्रीटीज साइन की गई थी कि जो भी स्ट्रेटजिक सेंस में या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका ज़्यादा एक्सपेंशन ना हो। एक कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट कर लिया था कि अगर कभी ऐसा ना हो कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक दूसरे पे हमला कर दें, जैसे बहुत सारी ट्रीटी। तो लेकिन अब क्या है कि विश्व बदल रहा है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है, तो कई सारी जो ट्रीटी साइन हुई हैं उनकी जो डेट खत्म होने के बाद उसको रिन्यू नहीं किया जा रहा। जैसे 2002 में यूएस ने विड्रॉ कर लिया था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल में। कमेंट सेक्शन में बताओ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है। ओनली रिमेनिंग जो एग्रीमेंट है न्यू स्टार्ट विल लैप्स इन 2020, अभी सिर्फ एक ये ट्रीटी न्यू स्टार्ट बची है जो कि 2026 में आपका 2026 के अंदर वो भी ट्रीटी ख़त्म हो जाएगी। अब रशिया ने भी ऐसे, क्योंकि यूएस काफ़ी सारी ट्रीटी से विड्रॉ किया है इसने, तो रशिया ने भी क्या किया है, रशिया जैसे कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी उसने साइन की थी, तो वो भी उससे धीरे धीरे अपने पार्लियामेंट के माध्यम से उससे भी रशिया भी उन कंपल्शन से अपने आप को बांधना नहीं चाहता। वो भी चाहता है कि जो भी करना है वो भी अपना इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करे, वो भी उस पर किसी भी प्रकार का प्रेशर जो है वो ना रहे, क्योंकि यूएस कहीं ना कहीं इन ट्रीटीज़ को साइन नहीं कर रहा है, या साइन किया है तो उसने इसको रिन्यू नहीं किया, तो उस ट्रीटी से वो बाउंड नहीं है। और इंडिया ने क्योंकि रशिया ने क्योंकि उससे विड्रॉ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उन ट्रीटी से रशिया बाउंड है। तो रशिया ऐसा नहीं चाहता कि अगर यूएस फ्रीडम ले रहा है अपने न्यूक्लियर वेपन पैराडाइम का, तो उसका रशिया भी सेम पॉलिसी को अपना सकता है। कोल्ड वॉर में भी यूएस के जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला टाइड यूरोपियन एलाइज क्लोजर, मतलब यूएस यूरोप के क्लोज गया है, दोनों एक साथ काम भी किए हैं। साथ में अगर आप विश्व युद्ध की हिस्ट्री भी देखोगे तो उसमें भी दोनों साथ में जो है काम किए हैं। डोमेस्टिक जो कंपल्शंस हैं उस वजह से भी, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ प्रेशर यूएस के अंदर भी जनरेट आपका हो रहा है, लाइक रेजिंग क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ इट्स एलाइज अबाउट इट्स एक्सटेंडेड डिटरेंस गारंटी, स्पेशली इन द ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में जो है ना, जैसे मान लो ईस्ट एशियन रीजन है, क्या एम बनता है यूएस का। जैसे यूरोप और यूएस क्लोज हैं, अब क्लोज हैं दोनों, अपने साथ में कार्य भी करता है। अब यूएस किस तरीके से अपने जो अपना जो प्रेजेंस है ईस्ट एशिया के अंदर बढ़ा रहा है। ईस्ट एशिया का मतलब हो गया जैसे साउथ कोरिया हो गया या ताइवान का इलाका हो गया, इन सारे रीजन में यूएस अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव मन के अंदर आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये इनके पास भी टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि ये न्यूक्लियर वेपन जब चाहे डेवलप कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसी भी रिड्यूस हो रही है। डिपेंडेंसी रिड्यूस होने की वजह से, मतलब न्यूक्लियर वेपन के लिए उन्हें यूएस पे निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो यूएस में ऐसी कोई निर्भरता की उनको ज़रूरत नहीं है ओवरऑल देखा जाए तो। वो जैसे मान लो ये जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जब चाहे वो न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, दे कैन मेक द न्यूक्लियर वेपन, जब वो चाहें दे कैन मेक द न्यूक्लियर वेपन। तो डिपेंडेंसी भी यूएस के ऊपर कहीं ना कहीं आपकी
रिड्यूस हो रही है। सो इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डेटरेंट कैपेबिलिटी में बी द बेस्ट वे टू हैंडल द राइवलरी विद द चाइना। तो देखो सारे देश, यूएस को अगर चाइना को बैलेंस करना है तो न्यूक्लियर डेटरेंट का इस्तेमाल करना, चाइना भी सेम पॉलिसी अपना रहा है। इंडिया को बैलेंस करना है पाकिस्तान को, और इंडिया को बैलेंस करना है चाइना को, तो न्यूक्लियर वेपन है। इसी तरीके से ईरान भी अपने न्यूक्लियर वेपन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो ये भी एक कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। ईरान भी है धीरे धीरे अपने वेपन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर काफ़ी सारे जैसे एग्रीमेंट भी साइन 2015 में ही हुआ था, और उससे विड्रॉ भी फिर यूएस ने कर लिया था, फिर दोबारा से बातचीत स्टार्ट की गई थी। तो ये सब डेवलपमेंट कंटिन्यूस बेसिस में हो रहे हैं। लेकिन विश्व का जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है, ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है वो कंट्रीज़ के इंटरेस्ट से डिफाइन हो रहा है, और ये इंटरेस्ट बेसिकली डिपेंड कर रहा है डेटरेंस कैसे क्रिएट किया जाए, डर कैसे क्रिएट किया जाए बाय एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन। तो ये अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए न्यूक्लियर वेपन, जैसे साउथ कोरिया एक क्लासिक एग्जांपल है, ऑल्दो उसके ऊपर रशिया और चाइना का हाथ जरूर से है, विदाउट दैट उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है टेक्नोलॉजिकली को इतने सारे और हाईली सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर वेपन इतना आसानी से डेवलप कर ले। तो ना जो साथ है इन देशों का वो तो है ही देखने को मिल रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ अबाउट इंडिया एंड मालदीव्स के ऊपर। इस पर हमने काफ़ी सारी चर्चा ऑलरेडी कर रखी है। इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप पे ये एक टॉपिक आपका बन जाता है, और यहाँ पे इसको देख लेते हैं। इस पर इंडिया मालदीव्स पे हमने काफ़ी चर्चा भी ऑलरेडी कर रखी थी, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे सपोज़ करो ये आपका श्रीलंका है, इधर आपका मालदीव्स बन जाता है, यहाँ पे आपका मालदीव्स है, और ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये जैसे बहुत ज़्यादा ये पूरा का पूरा जो रीजन है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रीजन, इसे हम इंडियन ओशन रीजन कहते हैं, वी कॉल इट एज इंडियन ओशन रीजन। ये आगे फर्दर पैसिफिक ओशन तक एक्सटेंड होता है। अब अगर सपोज इफ़ यू विल टॉक अबाउट दिस रीजन, तो इस रीजन के अंदर ये मालदीव्स का बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन है अगर देखा जाए। जैसे इधर अगर आप देखोगे तो यू हैव ग्वादर पोर्ट यहाँ लोकेटेड है। इधर देखोगे तो एक दूसरा जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट आपका बन जाता है। अभी फ़िलहाल हम लोग काफ़ी समय से डिस्कशन भी इस इलाके में कर रहे हैं, जैसे ये इलाका, ये गल्फ़ ऑफ एडन जिसे हम कहते हैं। इधर देखोगे तो अभी ये रेड सी हम डिस्कस करते हैं आज, जैसे 5M सीरीज़ में मैंने आपको कराया था। फर्दर इधर जाओगे तो ये स्वेस कैनाल आपका आ जाता है, और ये फर्दर आपका मेडिटेरेनियन सी तक रास्ता जो है वो जा रहा है। तो आज के समय में देखो ये सारी जगहें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है स्ट्रेटजिक सेंस में अगर देखा जाए। और अगर आप इस स्ट्रेटजिक सेंस में जो प्रेजेंस है ख़ासतौर से मालदीव्स की देखोगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट बनती है। अब यहाँ पे जो पुरानी सरकार थी वो काफ़ी क्लोज थी इंडिया के, लेकिन अभी जो पर्सन जो आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है चाइना के। तो चाइना कहीं ना कहीं इंडिया को तो देखो सराउंड करता ही है। जैसे चाइना धीरे धीरे चाहे पाकिस्तान के माध्यम से, मालदीव्स के माध्यम से, फिर श्रीलंका हम्बनटोटा के माध्यम से, फिर इधर देखोगे तो बांग्लादेश के माध्यम से, तो ये सारी जगहों पे धीरे धीरे अपना जो प्रेजेंस है कहीं ना कहीं वो बढ़ाता गया है। चाइना मतलब इंडिया के अराउंड अपने प्रेजेंस को कई हद तक वो बढ़ाता भी गया है। अगर बात की जाए चाइना की इंडिया के, तो ये पॉलिसी जो है उसे बोला भी जाता है दैट इज़ स्ट्रिंग ऑफ पल्स। जो पॉलिसी है उसको ये शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज स्ट्रिंग ऑफ पल्स। सिमिलरली इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी काफ़ी सारी पॉलिसी अपनाई है। जैसे इंडिया फिलीपींस के क्लोज जा रहा है, साउथ कोरिया के क्लोज जा रहा है, जो भी सराउंडिंग कंट्रीज़ है चाइना के उसके क्लोज हम जा रहे हैं, मंगोलिया के हम क्लोज जा रहे हैं, मंगोलिया के क्लोज जा रहे हैं। अब लेकिन हमारे लिए मालदीव्स का अपना ही इंपॉर्टेंस है। मालदीव्स हम पर बहुत सारे लेवल पे है। एक टर्म हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, हाइड्रोग्राफी, उस कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करेंगे। मालदीव्स में देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आप इसका लोकेशन देखो, इसमें थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स प्रेजेंट हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो सरकार थी वो भी पाकिस्तान चाइना इंक्लाइंड थी। अब उसमें ये क्या था कि अलाउ उसने कर दिया था, जिसमें कहा गया कि जेई जैसे मोहम्मद और एलईडी के कैंप्स तक यहाँ तक पहुँच गए। तो और यहाँ से केरला वाले इलाके से ये टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है, इंडिया काफ़ी इससे अफेक्ट हो सकता है। तो ये इंडिया के लिए भी है। दूसरा धीरे धीरे अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है हाइड्रोग्राफी है, हाइड्रोग्राफी आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट था, अभी इसको रिवाइव नहीं किया जा रहा है, एंड चाइना के साथ ये लोग रिवाइव कर लेंगे, और रिवाइव करने के बाद चाइना यहाँ पे उसका पूरा इंस्पेक्शन हाइड्रोग्राफी यहाँ करेगा। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे मान लो ये पूरी हाइड्रोग्राफी होती है,
अब इसमें देखो ये कोई शिप है, ये हाइड्रोग्राफी मतलब पूरा का ये स्टडी किया जाता है सारा। अब आप मान लो मालदीव्स के अराउंड सारा जब ये स्टडी करेगा तो सब कुछ जितना भी डेवलपमेंट है उसके बारे में जानकारी हो जाएगी समुद्र में। और इससे मान लो जो सबमरीन है उसको डेवलप करने में, सबमरीन के लिए एक रास्ता बनाने में हो सकता है। तो मालदीव्स कह देगा कि देखो ये मेरा इलाका है, और वो एकदम चाइना को अलाउ कर देगा। अब आप सोचो चाइना एकदम इतना क्लोज इंडिया के आ जाएगा, तो इंडिया के लिए भी एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक मैटर ऑफ कंसर्न बन। तो अभी मालदीव्स टू रिवोक द एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे, इस पर हमने 1-2 आर्टिकल्स पहले भी डिस्कस हमने कर लिया है। अभी पहले एंटी इंडिया सेंटिमेंट जैसे डेवलप कराए जाते हैं मैसेजिंग के थ्रू, है ना। जैसे मान लो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी प्रोटेस्ट अगर मान लो जैसे अभी ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और भी ड्राइवर्स है, तो उसमें सर्कुलेट किया जाएगा कि यार देखो जैसे देखो अगर आप लॉजिकल देखो तो इसमें अगर कोई जानबूझ के तो नहीं करेगा एक्सीडेंट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होते हैं। अभी सब लोग आपको अच्छा फेस दिखाया जाएगा, लेकिन कभी भी आप ड्राइव करो हाईवे के अंदर तो बहुत सारे ये ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जो बहुत ही ख़राब तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत नेग्लिजेंस की वजह से जो है गाड़ियाँ चलाते हैं। तो एक डिटरेंस होना ज़रूरी है, सबके लिए लॉ बराबर होने की। आप रोड में चल रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप किसी की लाइफ ख़त्म हो रही है तो उसमें आपको क्यों रियायत मिले, किसी कॉमन आदमी को नहीं मिलता, तो अभी आप ट्रक चलाते हो तो आपको क्यों मिलेगा, मिलेगी। तो यहाँ पे देखो सिंपैथी वाली बात नहीं है, ऑल दो गवर्नमेंट तो सोचेगी कि ठीक है इतना अगर प्रोटेस्ट होगा, लेकिन आप एक कॉमन आदमी के रूप में सोचो कि आप गाड़ी चला रहे हो, कोई भी ड्राइवर आके आपको या किसी को भी ऐसा एक्सीडेंट करके और फिर भाग जाए। ऑल दो अगर मान लो एक्सीडेंट गलती से हो तो उस केस में जो भी है उसको लेकर जाया जाए, लेकर जाने के बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। बट कितने लोग करते हैं, आप 5 वीडियो भी आपको नहीं मिलेंगे कि इस टाइप से, मतलब अगर होंगे भी तो बहुत ही रेयर केसेस होंगे। तो रन एंड हिट एंड रन वाला होता है, एक्सीडेंट किया और भाग जाते हैं ट्रक लेके, या खुद भाग जाते हैं ट्रक रोक। तो ये लॉ तो देखो ज़रूरी है ही। अब इसमें अब पॉलिटिसाइजेशन कितना होता है वो एक अलग बात है, बट जो लोग भी हाईवे और इन सब में जाएंगे तो दे विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोग्राफी इसी तरीके से, मतलब पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक ऐसा सेंटिमेंट डेवलप कर दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे भी, मालदीव्स में, नेपाल में, बांग्लादेश में, जहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट डेवलप हो जाता है। तो हाइड्रोग्राफी अभी जो एग्रीमेंट हम बात करें तो यहाँ पे ये इट मेजर्स वाटर डेप्थ, सर्च फॉर सोल, ये सब कुछ स्टडी जो है किया, वाटर लेवल, करंट टेम्परेचर, सैलिनिटी, इससे पूरा वेदर मैपिंग और ये सब भी होता है। लेकिन जनरली असल में हाइड्रोग्राफी का ये भी एक रोल हो जाता है कि आपको पूरा टोपोग्राफी सब कुछ पता चल गया तो कोई डेवलपमेंट या कुछ भी अगर किया जाए तो वो मान लो चाइना एकदम हमारे किनारे में आके सब कुछ कर रहा है तो सारा हमारा नेवी का मूवमेंट और सबमरीन का मूवमेंट और वो सब कुछ जान जाएगा वो। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न इंडिया के लिए बन जाता है। तो ये एक हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं। तो ये जो पर्सन है शक्ल से भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा दी तो आप इनको देख सकते हो। तो ये जो मोहम्मद मूजिव करके हैं, तो ये इनका जो इलेक्शन है, अब इनके जैसे इससे पहले वाले भी थे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मालदीव्स है वो इस्लामिक देश है एक तरीके से। इनसे पहले वाले जो थे वो उसमें इंडिया के प्रति एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा, जैसे इससे यामिनी करके थे, वो भी बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट कैरी कर देते, तो एकदम से मतलब पसंद ही नहीं, चलो ठीक है तो वो चाइना जो बोलेगा इनको करना है। तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, अपने आप को एकदम अलग कर लिया, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को प्रमोट खूब किया जाता है या किया जाएगा तो लोग ही इंडिया को पसंद नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से मान लो इनको इंडियंस जाना मालदीव्स बंद कर देंगे, बट करते हैं कि नहीं वो अलग बात है। मान लो कर दे तो इनका टूरिज्म में पूरा चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, तो प्रेशराइज फिर तब प्रेशराइज होंगे। ऑल दो इसको रिप्लेस करने के लिए चाइनीज़ कहते हैं कि नहीं हम अपने देश के लोगों को भेजेंगे आपके यहाँ टूरिज़्म के लिए। तो स्पेशल आइलैंड्स बनाए गए थे चाइना के लोगों के लिए कि वो जो आइलैंड्स उनको तैयार किया, मतलब थोड़े बहुत वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इस टाइप से भी प्रयास किया रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ आए मालदीव्स में। पाकिस्तान वाले भी आए, लेकिन अब वो पाकिस्तान में सब लोग तो इतने ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी भी नहीं है, वो भी एक फैक्टर है। सो टर्मिनेटिंग द हाइड्रोग्राफी प्रैक्टिस अ वे असर्टिंग इट्स ऑटोनॉमी। तो ये ऐसा देखो, एक तो कह दिया कि इंडिया की जो भी आर्मी यहाँ पे प्रेजेंट है उसको जाना है, दूसरा ये कह दिया कि एक तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट डेवलप होना, तीसरा ये है कि हाइड्रोग्राफी पैक्ट को ख़त्म कर देना। ये दिखाना चाहेंगे नहीं हम ऑटोनॉमस हैं और हम किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हैं, और फिर सब कुछ छोड़ के चाइना के पास चले जाना कि देखो हम जो है चाइना के पास जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है, अब इंडिया को इस चीज़ से डील जो है करना पड़ेगा। अब हाइड्रोग्राफिक डेटा
जितनी भी इंफॉर्मेशन है समुद्र से रिलेटेड वो ली जा सकती है, और उसका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री पर्पस के लिए हो सकता है। जैसे जनरली देखा जाए तो नॉन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हाइड्रोग्राफी का नेविगेशनल, सेफ्टी, मैराइन साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, ये सब आपका रहता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब जैसे मान लो जो धीरे धीरे इस जगह पे सारा ऑब्जर्व करने के बाद जो सबमरीन है वो सबमरीन के बारे में, मूवमेंट के बारे में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर डेवलप किया जा सकता है चाइना के द्वारा भी, या इंडिया भी डेवलप कर सकता है था। लेकिन क्योंकि अब चाइना वहाँ प्रेजेंस रहेगा तो इंडिया के जो सबमरीन है उसको काउंटर करने की स्ट्रेटजी भी इजीली बना सकता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो लॉ ऑफ द सी है वो लाइक इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली ऑथराइज द कोस्टल स्टेट टू रेगुलेट हाइड्रोग्राफी सर्वे और मिलिट्री सर्वे कंडक्टेड बियॉन्ड इट्स टेरिटोरियल सी। लिटोरल स्टेट्स में ओनली रेगुलेट द मैराइन साइंटिफिक रिसर्च इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये भी एक चीज़, जैसे मान लो कोई देश है ना, वो 200 नॉटिकल माइल तक जो भी उसका साइंटिफिक रिसर्च है उसको रेगुलेट कर सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं कर सकता। ये चीज़ जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, जो कि आप कह सकते हो इंटरनेशनल लॉ है रिलेटेड विद द रेगुलेशन ऑफ जुरिडिक्शन जो समुद्री इलाके में है, जो कि 200 नॉटिकल माइल तक जो भी देश है उसका रहेगा। उसके बियॉन्ड हाई सी रीजन में अगर मान लो कोई भी ऐसे हाइड्रोग्राफिक सर्वे या मिलिट्री सर्वे कंडक्ट किया जाता तो वो उसको ऑथराइज नहीं कर सकते कि आप मिलिट्री सर्वे कर लो या आप है ना, तो उसको ऑथराइज करने का पावर नहीं है। तो ये चीज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के तहत अगर चाइना करता है ऐसा कुछ तो फिर वहाँ पे टेंशन एस्केलेट हो सकता है। हाइड्रोग्राफी सर्वे आर फ्री टू मैप सी आउटसाइड अ कोस्टल स्टेट टेरिटोरियल वाटर बाय इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि फॉरेन मैरिटाइम एजेंसीज कंडक्टिंग आर फ्री टू मैप द सी आउटसाइड अ कोस्टल स्टेट टेरिटोरियल वाटर। इट इज़ दिस प्रॉस्पेक्ट दैट माले फाइंड्स प्रॉब्लमेटिक। मतलब ये भी कहा गया कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, कोई भी जो फॉरेन मैरिटाइम एजेंसी, समुद्री एजेंसी है, वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर सकता है आउटसाइड अ कोस्टल स्टेट्स टेरिटोरियल वाटर, मतलब 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड भी चाहे तो वो कर सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जेट बर्स्ट इनटू फ्लेम आफ्टर कोलिजन विद रिलीफ फ्लेम। अब देखो यहाँ पे, चलो ये तो एक न्यूज़ है जापान के अंदर जो हुआ अर्थक्वेक के बारे में, कल मैंने डिटेल में आपसे डिस्कशन किया था जापान के में अर्थक्वेक क्यों आता है और सारा चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज हम सुनामी के बारे में डिस्कस करेंगे और सुनामी हम इंडिया के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल फ्रेम हो जाता है ज्योग्राफी में, और ख़ास तौर से जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किया है, आप गो थ्रू हो सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे जब हम सुनामी की बात करते हैं तो अभी ज्योग्राफी में नोट कर सकते हो, तो आपके पास डार्ट है और जैसे ये इसके माध्यम से जो भी सुनामी की वेव्स उनके बारे में जानकारी मिल सकती है, ये आपका है। उसके बाद ये सुनामी डेटा है उसके बारे में है, तो ये नेशनल डेटा बेस सेंटर है, सुनामी वार्निंग सेंटर्स हैं। तो ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम, ये फिर एक सैटेलाइट भी है, तो ये सारे सिस्टम्स हैं। इस सिस्टम के माध्यम से अगर सुनामी की जानकारी लोगों तक पहुंच सकती है, सुनामी को ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। मेजर अर्थक्वेक अगर जैसे इंडिया के अंदर 2004 के अंदर आया था, एंड फिर हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया था। अब यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस जनरेट करना जरूरी है, सुनामी का रिस्क कितना हो सकता है। जैसे कोस्टल इलाकों में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो, प्रॉपर टाउन प्लानिंग हो, ये देखना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटी वहाँ पे ना हो, जो बिल्डिंग कोड्स हैं उसको फॉलो किया जाए, मतलब जो आपके सर्टेन रूल्स हैं जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना ज़रूरी है। सो एनडीएमए में भी देखा जाए, जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की जो गाइडलाइंस है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो सुनामी हैज़ार्ड असेसमेंट, सुनामी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें। तो मतलब अगर सुनामी का कितना रिस्क है वो देख लेना, कितना वनरेबल है कौन सा एरिया, उस रीजन की जोग्राफी की जो जीआईएस के माध्यम से जानकारी इंक्रीज़ करना। इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट है, तो उसमें जो बॉटम है, जो सरफेस है, पूरा सारी जो जानकारी है उसको इकट्ठा कर लेना इसके माध्यम से। सैटेलाइट इमेजनरी के माध्यम से मॉनिटर करते रहना, ये भी है। अब इसमें गाइडलाइंस देखते हैं, जैसे प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर डिसीजन सिस्टम होना चाहिए कि अगर स्थिति आती है आपकी, जैसे मान लो एक स्थिति, सपोज देयर इज सम काइंड ऑफ कंडीशन
आपकी रिलेटेड विथ सुनामी, तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग तुरंत हो सके, क्या इस SOP फॉलो करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना, दैट टू बी डेवलप्ड। सुनामी बुलेटिन की बात करें तो वो तुरंत लेकर आना, सुनामी अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन, वार्निंग जो सिस्टम उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन सब तक रीच करे, अलग अलग एजेंसीज के बीच जो कोऑर्डिनेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स लेकर आना, पब्लिक अवेयरनेस, मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, ये सब कुछ जो है इंडिया में की गाइडलाइंस हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सुनामी से रिलेटेड एनडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं। फिर आपके पास स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स की बात करें तो यहाँ पे नए स्टैंडर्ड्स चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर अगेंस्ट सुनामी। नए प्रकार के, जैसे मान लो आपके पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, तो मान लो कोई बिल्डिंग बनती है कुछ भी, तो या फिर हम बात करें कि कैसे हम नेचुरल हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो ये सब कुछ के लिए सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, सर्टेन वी कैन से स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। तो चाहे मान लो शेल्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं, तो उसमें जो BIS है उसकी स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। फिर सुनामी मिटिगेशन मेजर्स के लिए मान लो सैंड बैरियर्स बनाए जा सकते हैं, सैंड ड्यून्स बनाए जा सकते हैं, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है तो ये अब्जॉर्व कर लेंगे, कहीं ना कहीं अब्जॉर्व कर सकते हैं जो सुनामी की वेव्स हैं उनकी एनर्जी को, और इनके ऊपर सी वीड शब्स लगा दिए तो ये मूव नहीं करेगा। सुनामी की लहरें अगर इससे टकराएंगी तो जो उसका फोर्स है ये सैंड ड्यून्स इनको अब्जॉर्व कर सकते हैं, सैंड बैरियर्स अब्जॉर्व कर सकते हैं। फिर कई चीज़ें हैं जैसे हमें रेगुलेट करना है, जैसे लैंड यूज़, जो कोस्टल लैंड यूज़ है उसे इस तरीके से मतलब करना है कि मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा समुद्र किनारे पूरा शहर बसा दिया, तो ऐसा हमें देखना है कि ऐसा ना हो। बायोशील्ड डेवलप करना, जैसे ये मैनग्रोव्स होते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन बताओ कि ये जो इस टाइप से निकले होते हैं इनको क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज, ये रूट का नाम क्या है, ठीक है। मान लो ये आपका एक लगून है, अब इसमें ये तो लगून हमारा समुद्र में जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ये समुद्र नहीं है, लगून है, ठीक है। तो ये जो मैनग्रोव्स होते हैं, जो कोस्टल इलाकों में किनारे वाले जो पेड़ होते हैं, ये काफ़ी हद तक जो फोर्स है आपका सुनामी के वेव्स को उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बायोशील्ड, दे एक्ट एज अ बायोशील्ड। फिर जो शेल्टर बिल्ड प्लांटेशन है उनको प्रॉपर मॉनिटर करना, मैनग्रोव्स को ग्रो करना, रीजनरेट करना, इमरजेंसी रिस्पांस डेवलप करना, तुरंत जो भी रिस्पांस मतलब अगर सुनामी आती है तुरंत कैसे एक्ट करना है इसके लिए एक्ट करना तुरंत। फिर उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो इसमें NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कम्युनिटी है, इन सब का एक रोल होना चाहिए। ट्रेन करना चाहिए कि अगर मान लो सुनामी की स्थिति आती है तो हाउ वी शुड एक्ट ऑन, हाउ वी शुड प्रोसीड, तो ये कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्पांस भी डेवलप करना जरूरी बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेशन अगर आप देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। 5am सीरीज ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, ध्यान रखना है। वो वीडियो चल रहा है एंड प्रेजेंटली बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, अभी फंसा हूँ मैं आपका जो ये प्रोटेस्ट की वजह से, और पेट्रोल वट्रोल का थोड़ा सा इशू है, तो उस वजह से क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस मोर देन 800 किलोमीटर जो है मुझे ड्राइव करके और पहुंचना है अपने स्टूडियो तक, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसे पहुंचेंगे उसके बाद वह जैसे मैं आपके सामने आके हम लोग जैसे सेशन चल रहा था वैसा चलेगा। बाकी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको आप लोग अगर आप हिस्सा नहीं है तो उसको हिस्सा बने, उसको डिले नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और सारी डिटेल में भी आखिरी में आपको दे दूंगा, तो आप लोग उसको गो थ्रू होना। जो 24 की तैयारी करना है, देखो अगर 25 की तैयारी कर रहे हो तो नहीं करना है, ठीक है। 24 वाले जो हैं उन्हीं को उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। कैसे ज्वाइन करना है, सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप, तो वो सारी जानकारी मैं आपको सेशन के एंड में दूंगा। अब देखो यहाँ से एक टॉपिक और निकल कर आता है, फ्री मूवमेंट रिजीम एट म्यांमार बॉर्डर टू एंड सून। फ्री मूवमेंट जोन है, तो देखो एक तो ये देखो ये म्यांमार है। म्यांमार का मुझे आप इम्पोर्टेंस बताओ कि इंडिया की एक्टिस्ट पॉलिसी में, इंडिया की कमेंट सेक्शन बताओ, इंडिया की जो एक्टिस्ट पॉलिसी है उसमें क्यों इम्पोर्टेंट म्यांमार इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है, ठीक है। ये बहुत बार डिस्कस किया है, आप एक बार बता दो। देखो म्यांमार के साथ हमारे पास अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर कर रहा है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। सबसे बड़ा बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश का बनना, तो ये फैक्ट आपका बन जाता है। उसके बाद मिजोरम है, फिर मणिपुर है, नागालैंड। कई बार अरेंजमेंट पूछ सकते हैं। और लगभग इतने किलोमीटर 1643 किलोमीटर का हमारे पास ये बॉर्डर है पूरा म्यांमार के साथ। हमारा जो ये बॉर्डर भी पूरा है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें लगभग इतने किलोमीटर का बॉर्डर है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे इसमें फ्री मूवमेंट जोन है। फ्री मूवमेंट जोन क्या मतलब हुआ
कि ख़ास तौर से अगर हम फ्री मूवमेंट जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे इजीली जो भी हमारे ट्राइब्स हैं, ट्राइबल पीपल हैं, वो दे कैन ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर इनसाइड एंड आउटसाइड। तो अब इसके कोई किसी के पीछे पीछे तो जाएगा नहीं, वो 16 किलोमीटर जा रहा है कि 20 जा रहा है। तो यहाँ पे विदाउट वीज़ा मूवमेंट की वजह से काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं, जैसे अभी मैंने कई डिस्कशन भी किया था, जो मान लो म्यांमार एरिया में हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व है, तो इसका फ़ायदा उठाया जाता है। अब जो भी डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारे है उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोई क्राइम करके बॉर्डर के उस पार चला गया वो, या फिर क्राइम करने के लिए इस बॉर्डर के इस पार आ गया, या जो इलीगल माइग्रेंट्स आके और उस रीजन में टेंशन क्रिएट कर देंगे, ये बहुत देखने को कंटिन्यूस बेसिस पे मिल रहा है। अब इसके पीछे रैशनल क्या है कि देखो, इंडिया और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर डिमार्केट की गई थी बाय ब्रिटिश इन 1826, और वही कल्चरल सिमिलैरिटी, जैसे मान लो हमारे नागा पीपल हैं तो इंडिया की तरफ कुछ रहते हैं, कुछ म्यांमार की तरफ रहते हैं, तो उनके कल्चरल सिमिलरिटी, तो कल्चरल कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, उसके लिए ये मूवमेंट को अलाउ किया गया था। बट अब इसको दूसरे पर्पस के लिए भी यूज़ जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ईजिली जब ये फ्री मूवमेंट जोन होगा तो कल्चरल कंटिन्यूटी रहेगी, उसके अलावा फ्री ट्रेड आसानी से हो पाएगा, जो ट्रेड है और ये सब चीज़ें भी हो पाएंगी। लेकिन इससे ड्रग ट्रैफिकिंग, गन रनिंग और इलीगल माइग्रेशन भी काफ़ी हद तक देखने को मिला है। सो वाई वी हैव टू एंड इट बिकॉज इट हैज़ बीन यूज्ड बाय मैनी इंसर्जेंट ग्रुप, इंडियन साइड पर अटैक करना, फिर म्यांमार भाग जाना, बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो आ रहे हैं, फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गोल्ड स्मगलिंग, ये सब चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत यहाँ पे एक्टिव आपका हो गया है। तो फिर इसके लिए क्या है कि कुछ एडवांस फेंसिंग की जा रही है, 300 किलोमीटर लाइक फॉर 300 किलोमीटर ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर। अब ये ऑलरेडी पाइपलाइन में, धीरे धीरे सारी पूरी की पूरी 4 साल के अंदर जितना भी यहाँ फेंसिंग है उसको किया जाएगा। वैसे मणिपुर का और ये सब अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग जगह पे अपनी बॉर्डर है, और इसकी वजह से इजीली मूवमेंट भी हो सकता है। अब देखो हो क्या रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, और जो सेपरेटिस्ट आपके ग्रुप हैं तो उनकी लड़ाई अगर होती भी है तो मान लो वहाँ की मिलिट्री रूल से लड़ाई होती है तो वो भाग आते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं, रोकने वाला कोई है नहीं, इधर इंडिया की तरफ भाग आते हैं। तो या फिर इंडिया में कोई क्राइम होकर म्यांमार भाग जाते हैं, तो ये एक चैलेंज बन जाता है। जैसे अभी मिज़ोरम में बहुत सारे लोग एंटी जनता रिबल्स जो है आके आ जाते हैं, अब इनके पास आर्म एमुनेशन और कॉमन आदमी डर जाता है, उनसे इतना फाइट भी नहीं कर सकता, उनके कुछ जो लोग हैं वो रहेंगे, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट अनरेस्ट के लिए अलग अलग रीजन में। तो अगर इस बॉर्डर को क्लोज किया जाएगा तो इससे काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। चलो, इंडियन ओशन इज़ प्रोन टू सुनामी बट लेस सीवियर देन पैसिफिक, आपको 10 नंबर में लिखना है, और आप ग्रुप में भी अपने आंसर को सेंड कर सकते हैं, या फिर आकलन सीरीज़ अगर आप हिस्सा हैं तो पोस्ट करते जाएँ, अपने आंसर पोस्ट करते जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे रीच कर सकते हैं इस नंबर पे, बट मैसेज आपको करना है। और अभी तो देखो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, 20% ऑफ है इस ऑप्शनल पे, 5 तारीख से आप देख सकते हो। तो ये क्लासेस स्टार्ट हैं, टोटल 28 क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये बैच 2 है, बहुत हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, इसका सिलेबस और सारे कुछ दिन में मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज़ आप देखना चाहते हो तो यू कैन गो थ्रू, प्लेलिस्ट है आपकी, तो प्लेलिस्ट आप लोग एक बार देख लेना। प्लेलिस्ट में एग्रीकल्चर ऑप्शनल का सारा दे रखा है, प्लेलिस्ट में आगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल है तो उसमें कुछ क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, तो आप लोग देख लेना कि क्लासेस कैसी रहेंगी। बट अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर सकते हैं, एटलीस्ट एक पेपर तो कंप्लीट ही कर लो जो 24 की तैयारी कर रहे हैं। 25 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल बढ़िया से इसको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद क्लासेस हैं लाइन से, 1-1.5 महीने के अंदर सारी क्लासेस एक्सेस कर लेंगे आप, गो थ्रू हो जाए, नोट्स बना लें, नोट्स बनाने के बाद भी फिर मैं आपको एक बुकलेट भी प्रोवाइड करूँगा, तो वो सारी चीज़ें हैं आपकी। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें, सीरियसली इस ऑप्शनल को लें और कोशिश करें कि अपना जो प्रिपरेशन है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी रास्ते ओपन हो जाते हैं, कई स्टेट में भी देखोगे तो इसका सिलेबस काफ़ी हद तक कवर्ड है आपका, ठीक है। सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। बाकी तो ये करंट अफेयर्स का, एडवांस करंट अफेयर्स का जो टेस्ट सीरीज़ है, टोटल 50 टेस्ट है, 12वां टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है, बाकी 11 टेस्ट भी आप दे सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम मिस नहीं करना, इस पर मैंने बहुत बार आपको बता भी दिया है। और इसमें देखो प्रीलिम्स्टिक प्रैक्टिस, स्टैटिक बुक रीडिंग, वीकली टारगेट रिव्यू, CAPF और CDS क्वेश्चन पेपर, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, लर्निंग थ्रू PIQ, फोकस ऑन नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, ये सब चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा। और आपको अभी सबसे पहले मुझे मेल करना है, अराउंड आई थिंक आई रिसीव्ड
अराउंड आई थिंक आप में से 60-70% लोगों ने ही मुझे, जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने मेल किया है। ये सारा सोर्सेस देखो मेल कर दो, अदरवाइज़ फिर इतना आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। मुझे मेल करें आप, है ना, ये सारी जानकारी दे के मुझे मेल करें। और ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सीसैट में आपका क्या है स्थिति और स्कोर इन जीएस सीसैट, तो ये ज़रूर से आपको करना है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। और वेबसाइट मैंने आपको बता दी, उस वेबसाइट से आप मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं और सारी दूसरी चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।